नमस्कार साथियों, भारत की बात में आपका स्वागत है। साथियों, आज देश के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। सवाल यह है कि क्या भारत के विकास करने के लिए निजीकरण ही एक रास्ता बचा हुआ है? क्या सरकारी संपत्तियों का इससे कोई मतलब नहीं है? क्या निजीकरण के द्वारा ही आत्मनिर्भर भारत का निर्माण किया जाएगा या फिर कोई और भी रास्ता है? पहले की सरकार को अगर देखें तो उन्होंने पीएसयूज और भारत की संपत्ति को अर्जित करके आत्मनिर्भर भारत बनाने की कल्पना की थी, लेकिन अब उसी संपत्ति को धीरे धीरे कर बेचा जा रहा है या फिर विनिवेश किया जा रहा है। वो इसलिए कि भारत का निर्माण तो करना है, लेकिन वो किस तरह से करना है वो अपनी अपनी कल्पना और परिकल्पना है। अब इस कतार में मुनाफे वाली कंपनी और घाटे वाली कंपनी दोनों कतार लगाए हुए हैं। जो घाटे में है उसे तो बेचा ही जाए, लेकिन जो मुनाफे वाली कंपनी है उसे क्यों बेचा जाए, लेकिन वह बेचा जा रहा है। अब आप देखिए, जो मुनाफे वाली कंपनी है वो कौन कौन है जो अब विनिवेश के कतार में खड़ा है। बीपीसीएल, एमटीएनएल, वीएसएनएल, निप्को, एयर इंडिया, कनकोर, शिपयार्ड, इन तमाम जो कंपनी है, सरकारी कंपनी है, अब उसे बेचने की कतार में खड़ा कर दिया गया है। कोल इंडिया, माइनिंग, डिफेंस, पावर, स्पेस, एयरपोर्ट, न्यूक्लियर एजेंसी और डीआरडीओ में शेयर बेचे जा रहे हैं। इसमें 50% से लेकर ऊपर तक के शेयर निजी कंपनियों को दिया जा सकता है। तो अब आप बताएं कि आत्मनिर्भर भारत बनाने में जनता का आत्मनिर्भर होना है या फिर निजी कंपनियों का आत्मनिर्भर होना है, ये आपको सोचना है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये तो बात थी जो पुराने जो चलती आ रही है, लेकिन अब रेलवे को भी निजी हाथों में देने की तैयारी हो गई है। इसी पर आज हम बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि रेलवे को निजीकरण के रास्ते पर लाने के लिए सरकार ने क्या घोषणा की है। सरकार ने घोषणा की है कि 109 रूट पर 151 गाड़ियाँ चलेगी जो निजी हाथों में होगी, और उसका पूरा परिचालन और उस पर जो डिसीजन होगा वो निजी कंपनियां लेंगी। और इसके लिए सरकार की तरफ से अगर देखें तो सरकार की तरफ से सारी सुविधाएं निजी कंपनियों को दिया जाएगा, जिसमें ट्रैक, पटरी, रेलवे स्टेशन, इंजन, सारी लॉजिस्टिक सरकार की होगी, लेकिन परिचालन और किराया, मुनाफे की जो जितने भी जो बातें होंगी वो निजी कंपनियां उसको तय करेंगी। हाँ, सरकारी सुविधा के लिए निजी कंपनी सरकारी खजाने में फीस जमा करेगी और उसके बदले में वो परिचालन का काम करेगी। इससे पहले भी दो जो ट्रेन है निजी हाथों में दिया गया है। आईआरसीटीसी, जो कि सरकार की है, एक निजी संस्था है जो इस ट्रेन को संचालन करती है। उसमें अगर देखें तो वो दो ट्रेन तेजस और महाकाल है। तेजस लखनऊ से दिल्ली आती है और अहमदाबाद से मुंबई जाती है। इस तरह से महाकाल बनारस से दिल्ली आती है, लेकिन उसका किराया देखिए, राजधानी से भी अधिक किराया उसमें है। मतलब ये है कि राजधानी देश की सबसे वीआईपी ट्रेन है, लेकिन उससे भी अधिक किराया सिर्फ तेजस और महाकाल की है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाली 151 जो ट्रेनें होंगी उसमें किराया का रेंज क्या होगा। देखिए, निजी जो क्षेत्र इसमें आए उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सारी सुविधाएं सरकार की और मुनाफा निजी कंपनियों के हाथ जाए, ये सही नहीं है। वो आए तो अपना ज़मीन ले, पटरी अपने बैठाए, स्टेशन उनका हो, सब कुछ उनका प्राइवेट हो, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन सारी सुविधाएं हमारी यानी इस देश की, और संचालन और जो मुनाफा होगा वो निजी कंपनी के हाथ जाएगा। देखिए, कहीं न कहीं ये माना जा रहा है कि ये सब जो किया जा रहा है कहीं जानबूझकर तो नहीं किया जा रहा है। इसमें सिर्फ वर्तमान सरकार की बात नहीं कर रहे हैं, ये पुरानी जितने भी सरकारें हैं वो अपने अपने स्तर से ये काम करती आ रही है, और कहीं न कहीं निजी कंपनियों के हाथों में मुनाफा देने की भी काम किया गया है। अगर उसे बारीकी से आप देखें तो आपके सामने स्पष्ट सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। देखिए, कुछ उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो देश में यूनिवर्सिटी की आप हाल देखें, शिक्षण संस्थानों के हाल देखें। मैं थोड़ा सा इसमें ले जा रहा हूँ क्योंकि उदाहरण दिखाना चाह रहा हूँ कि 389 जो प्राइवेट जो यूनिवर्सिटी हैं वो सारे के सारे मुनाफे में हैं। शिक्षण संस्थानें उनके सारे मुनाफे में। यहाँ की कोरोना विपदा में भी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं
जो उनके शिक्षण संस्थानें हैं वो एक पैसे भी रियायत आम जनता को नहीं दे पा रही है। लेकिन जो सरकारी यूनिवर्सिटी हैं, जो कॉलेजेज हैं, कंप्लीट घाटे में चल रही है। आखिर क्यों? ये आप आगे हम इस पर बात करेंगे। दूसरा जो उदाहरण एक है वो हॉस्पिटल का। प्राइवेट हॉस्पिटल में आप देखें तो लगभग सालाना 6 लाख करोड़ जो रुपए हैं वो कमाते हैं, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल घाटे में है। आप खुद अगर सरकारी हॉस्पिटल में अगर जाते हैं तो आपको लगेगा कि नहीं, निजी कंपनी और निजी कंपनी के जो हॉस्पिटल है उसी में दिखाएं तो बेहतर है। ये हमारी मनोदशा बनाई जा रही है। क्यों आखिर निजी कंपनियों को, निजी संस्थानों को मुनाफा कमाने दिया जा रहा है? सरकारी जो कंपनी है, सरकारी जो संस्थान है, उसको क्यों खास्ता हाल किया जा रहा है? ये एक विचारणीय बात। चलिए लौट कर आते हैं रेलवे पे। रेलवे के लिए सरकार की तरफ से सबसे बड़ी बात जो कही जा रही है वो ये है कि इसे विश्व स्तरीय बनाया जाएगा। अब आप सोचिए कि जिस देश में 80 करोड़ जनसंख्या जो है 5 किलो अनाज और 1 किलो चने पर अपना जीवन काट रहा हो, उस देश में विश्व स्तरीय का सपना दिखाया जा रहा है। यह किस तरह का न्याय आप इसे कह सकते हैं? 1974 में जॉर्ज फर्नांडिस ने रेलवे स्ट्राइक किया था। यह स्ट्राइक 20 दिनों तक चली थी और पूरे रेलवे, न सिर्फ रेलवे बल्कि भारत अस्त व्यस्त हो गया था, क्योंकि रेलवे लाइफलाइन कहा जाता है। और उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बहुत ही दुख प्रकट किया था कि भारत की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। देखिए 1974 हमने इसलिए कहा है कि 1974 और अभी की तुलनात्मक अध्ययन अभी हम करने जा रहे हैं। 1974 में भारत की जनसंख्या 57 करोड़ थी और उस समय रोज़ 70 लाख यात्री यात्रा करते थे, और आज के दिन में 2 करोड़ 30 लाख यात्री रोज़ाना यात्रा करते हैं। तो यहाँ पर देखें कि कमाई के अगर साधन देखें और कमाई अगर देखें तो मुनाफा कितना हो रहा है, ये आप अंदाज़ा लगा लीजिए। 1974 में 6 लाख टन मालगाड़ी से ढुलाई होती थी सामान की, और आज की डेट में वो 33 लाख टन ढुलाई हो रही है। तो अब ये अंदाज़ा आप ये भी लगा सकते हैं कि उस समय में और आज में कितना बढ़ गया है। इस तरह से 1974 में 16 लाख कर्मचारी उसमें काम करते थे, लेकिन अब 14 लाख कर्मचारी हो गए हैं। यानी रेलवे का नेटवर्क काफ़ी बड़ा हो गया है, अधिक लोग उसमें चाहिए। कायदे से देखा जाए तो 20 लाख उसमें कर्मचारी होने चाहिए, लेकिन हो गया 14 लाख, यानी घट गया। तो फिर सुविधाएं कैसे मिलेगी? ये सारी बातें हैं जिसको विचार करने वाली बात है। रेल बजट को ख़त्म कर दिया गया। पहले रेल बजट का इंतज़ार होता था हर आदमी को कि हमारे इलाके में क्या मिल रहा है, हमें कौन सी ट्रेन मिल रही है, हमें क्या सुविधा दी जा रही है। लेकिन अब जनरल बजट में उसे मिला दिया गया है, और रेल का क्या क्या हो रहा है, भीतर में कुछ हो रहा है, किसी को कुछ पता नहीं है। 60 प्लेटफॉर्म पहले ही निजी कंपनियों को दे दिया गया था। रखरखाव, साफ सफाई और कैटरिंग के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो उसका अनुभव आपको होगा और कहीं न कहीं आपको अच्छा लगा होगा। लेकिन जो निजी हाथों में दिया जा रहा है उसका कहीं न कहीं परिकल्पना कुछ अलग ही है। देखिए, फिर मैं उदाहरण देना चाहूँगा विमानन कंपनी यानी हवाई जहाज़। इसी तरह से हवाई जहाज़ के क्षेत्र में जो निजी कंपनियों को लाया गया था और सरकार ने सारी सुविधाएं दी थी, यानी एयरपोर्ट से लेकर जो भी सुविधाएं होती है वो सब कुछ दिया गया था। लेकिन निजी कंपनी ने क्या किया था कि लीज पर हवाई जहाज़ खरीद कर और उसमें मुनाफा कमाया। अब हालात ये है कि खुद की कंपनी एयर इंडिया बिक रही है, लेकिन कोई खरीदार नहीं है। वो इसलिए कि एयर इंडिया पर बहुत कर्जा है और घाटे का सौदा निजी कंपनी भला क्यों ले। तो अब वो बिकने की कगार पर तो है, लेकिन खरीदार नहीं है। यही हाल संचार कंपनी में भी हुआ। संचार कंपनी में BSNL और MTNL के हालात आप देख ही रहे होंगे कि वो भी बिकने के कगार पर है, लेकिन वो भी बिक नहीं रहा है। हालांकि सरकार का ये कहना है कि वो बेचने नहीं जा रहे हैं, लेकिन हालात इससे कोई अच्छी बात नहीं है, बहुत ही ख़राब स्थिति है। देखिए, आज के दौर में अगर देखें तो कितने कंपनी अब संचार के माध्यम में जो हैं वो कौन से रह गए हैं। अगर प्राइवेट की बात करें तो सिर्फ जियो और एयरटेल, बाकी सारी कंपनियां ख़त्म हो चुकी है। यानी कि आप ज़बरदस्त जो वर्चस्व है
यही दो कंपनियों के बीच में रह गई है और अपनी खुद की कंपनी BSNL अब किनारे कर लिया है। अब हो सकता है कि आने वाले समय में वो भी बिक जाए। अब रेलवे का भी कुछ हाल ऐसा ही होने जा रहा है। लोगों को टैक्स और रेलवे की मुनाफा से ये निजी व्यापार चलेंगे, वो इसलिए कि सारी लॉजिस्टिक सुविधा जो है सरकार निजी कंपनी को मुहैया कराएगी। सरकार भी इसके प्रचार करने में पीछे नहीं हटेगी। आधुनिक कोच लगाए जाएंगे, तेजस की तरह सरकारी जो सुविधाएं हैं उन्हें मिलेगी और कहीं न कहीं जो उनके किराए हैं वो सबसे अधिक होगा। लोगों को फील कराया जाएगा कि आप एलीट क्लास से हैं और सामने के जो प्लेटफॉर्म पर लोग हैं वो मजदूरें हैं, मिडिल क्लास से हैं, वो आपके बराबर नहीं हैं और आप भी भीतर से खुश होंगे और मुस्कुराएंगे और महंगा टिकट लेने में आपको कोई कोताही नहीं होगी, क्योंकि आप सोचेंगे कि मैं एलीट क्लास हूँ। लेकिन याद रखिए कि यही वो देश है जहाँ 80 करोड़ जनसंख्या आज भी 5 किलो अनाज और 1 किलो चने पर जिंदा है। फिर आप क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे देश को लेकर? इतना ही नहीं, ये निजी ट्रेन इन आम जनता को नहीं चढ़ने देगी, क्योंकि इनके पास में उतने पैसे नहीं होंगे। ये क्या देश उनके नहीं है? तो फिर इस तरह के आत्मनिर्भर भारत बनाने का क्या फ़ायदा? एक अनुमान लगाइए कि यही वो देश है जहां एक उद्योगपति, नाम निलान नहीं चाहेंगे, एक दिन की कमाई उनकी 39 करोड़ रुपए है और यही वो देश है जहां एक दिन की भोजन के लिए 100 ग्राम अनाज उनको पड़ते हैं। फिर आप अनुमान लगा सकते हैं कि देश में कितना उतार और चढ़ाव है। ज़रा सोचिए कि हम कहां से कहां जा रहे हैं। युवा सोचे कि उसका भविष्य क्या है, क्योंकि पौध और जो अब समय बिता चुके हैं उनका जीवन और उनकी जो भविष्य है, अब तो जो हुआ वो हुआ। लेकिन युवा ज़रूर सोचे कि क्या उनको इस तरह के व्यवस्थाएं, इस तरह के निजीकरण और इस तरह के आत्मनिर्भर भारत पर क्या उनको कहना है। ये हम नहीं बल्कि आपको ही सोचना पड़ेगा। चलिए, अगले बार हम फिर एक बड़े मुद्दे के साथ आपके साथ मौजूद होंगे। तब तक लेते हैं आपसे विदा। लेकिन हाँ, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आप और हम बने रहें, इसके लिए आप इस वीडियो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी करिए, जिससे कि हम और आप और बहुत सारे लोग जुड़ सके। चलिए, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।